अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल शुगल्स। आप में से अक्सर लोग बहुत सारी पॉडकास्ट देखते होंगे जो कि टॉपिक के ऊपर होती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है। लेकिन ये डिजिटल शुगल ऐसी पॉडकास्ट है जहाँ पर हमें कॉमेडी और फ़न भी बात करेंगे और साथ टॉपिक के ऊपर भी बात होगी। तो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है जो कलर्स और फ़ॉन्ट से इतना प्यार करते हैं जितना आप अपने वीकेंड से प्यार करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे क्रिएटिविटी के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर और किस तरह ये डिज़ाइनिंग में कामयाब हुए। हमारे साथ मौजूद है डिज़ाइनर अरसलान अली। तो आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे हैं ये। जी अरसलान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने आपको बुलाया। तो आप मुझे बताएं, आपने ये डिज़ाइनिंग का सफ़र कैसे शुरू किया? मैंने डिज़ाइनिंग तो वैसे आप कह लें कि बचपन से ही स्टार्ट था। और एक्चुअली चाचू मेरे एनिमेशंस में थे, तो उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, कार्टून्स वगैरह, तो वहीं से शौक़ पड़ा था। और फिर जब कंप्यूटर मिला तो फिर डेफिनेटली फ़ोटोशॉप मैंने इंस्टॉल किया और ये फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करना शुरू की। तो प्रोफेशनली मैं इसको 2007 से स्टार्ट लिया था और 2009 में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट लिया, फ्रीलांसिंग के थ्रू या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। तब से लेकर आज तक फिर फ्रीलांसिंग चल रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चल रही है। मुझे लगा शायद आप बचपन से ब्रशेज़ और पेंसिल पकड़ कर घूमते थे गलियों तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है सही पेंसिल्स मिल जाए। होता है ना, सम टाइम होता है मजबूरी बन जाती है, सम टाइम होता है शौक होता है चीज़ों का कि ब्रश पकड़ा कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई सीन तो नहीं था आपका? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा सीन नहीं था कि बचपन से ही ब्रशेस हाथ में हो, नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल। किस सन से आप ये काम कर रहे हैं कि कितने साल? ऑनलाइन मैं 2009 से कर रहा हूँ। वैसे मैं 2004-05 से मैंने स्टार्ट ले लिया था। और इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग के अलावा आप फ्रीलांसिंग में हैं, तो आपको कोई और स्किल जिस पे आपने काम किया हो? वैसे मैंने तो ब्लॉगिंग भी की है, वीडियो एडिटिंग भी की है और इसके अलावा म्यूज़िक भी करता रहा हूँ मैं 2013 तक। एंड देन आई गॉट मैरिड, तो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में से। मेन आप स्किल आप डिज़ाइनिंग ही आप मेरी काम कर रहे हैं। मैं म्यूजिशियन बनना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन फिर मैं डिज़ाइनिंग में आ गया। आप बता रहे हैं बचपन से आप म्यूजिक भी कर रहे थे, आप कुछ और भी चीज़ें कर रहे थे। हाँ, म्यूजिक का शौक था। तो शौक था, तो इसको आपने क्यों परस्यू नहीं किया, फिर आगे लेकर क्यों नहीं चले? ये इंस्ट्रूमेंट्स बड़े महंगे थे, सही बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। वैसे आपको इजाज़त थी इस करने की? पेरेंट्स ने नहीं रोका कभी भी। अभी अगर हम करंट देखें तो बड़े बड़े नौजवान नई जनरेशन है, हाँ। वो परेशान भी रहती इन चीज़ों के ऊपर। तो आपकी नज़र में अब अगर कोई बच्चा नई जनरेशन करना चाहे, लाइक वो किसी भी स्किल में आना चाहे, तो उनको ये चूज़ करने के लिए उनके बेस्ट क्या उनके पास चीज़ होनी चाहिए जिसको सोच कर अपनी स्किल को चूज़ करें? नहीं, स्किल वाली बात नहीं, हम तो उस शौक की बात कर रहे थे ना। तो शौक बेसिक तो पेरेंट्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं वो वाली आप स्किल पकड़ो या वो वाला एजुकेशन लो जो आपको आगे कामयाब जॉब मिल जाए, कामयाब हो जाए, ठीक है। लेकिन जो बच्चों का शौक़ होता है ना, वो उसमें कामयाबी थोड़ी स्लो होती है। मतलब अगर आप म्यूज़िक में करें तो उसके लिए आपको एक तो आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और फिर एक ग्रुप होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। अब वो सारी चीज़ें थी अवेलेबल, बट और भी एक जो ज़रा हमें चाहिए थे वो थे पैसे। इसमें पैसे थे आपको, वो आप अपने शौक को नहीं आप अडॉप्ट कर सकते। आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल। अब आपकी ये जो मजबूरी, आप मजबूरी कहूँगा आप डिज़ाइनिंग में, बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है, अभी उसको मजबूरी के तौर पर देखते हैं या अभी देखते हैं आप मेरे लिए सारा कुछ यही है, प्रोफेशन बन चुका है? स्टिल मुझे याद आता है कि म्यूज़िक मुझे करना चाहिए था, तो ये भी मैं कंटिन्यू करूँ। सही, आपको इशू नहीं, मसला नहीं होता जब आपका शौक, आपको म्यूज़िक था, आप अचानक से इसमें डिज़ाइनिंग की तरफ आ गए? बिल्कुल, कई रातें मैं रो के भी गुजारी ऐसी है, मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और है, आप ख़ासतौर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब नई जनरेशन है, उनको डिसाइड करने में बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग डिज़ाइनिंग में आते हैं, ऑफ कोर्स बड़े लोग कहते हैं कि डिज़ाइनिंग सीख लो, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है अभी वो है क्लाइंट हंटिंग। अब नई जनरेशन एक बच्चा वो डिज़ाइनिंग में आता है तो वो उसको सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर अपना ग्रिप करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि कल को वो 2 साल तक ये ना कहे कि मुझे तो क्लाइंट ही नहीं मिला, तो मैं तो वैसे फ्री हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1.5-2 साल तो पहले वो स्किल सीखे। अब स्किल में भी 3 किस्म की, एक तो हम स्किल जो एक्चुअल है, जो प्रोफेशन है आपका, दूसरा आपको सेलिंग स्किल होनी चाहिए, चीज़ बेचनी कैसे है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन है, और तीसरी कम्युनिकेशन। सही, अब वो सेलिंग में ही आ जाती है। अगर वो बच्चा शॉर्टकट याद कर ले, वो शॉर्टकट वाला सीन तो आजकल माशाल्लाह हर कोर्स में यही चीज़ सिखाई जाती है ना कि
आपको 2 माह में 3 माह में लाखों कमाए, लेकिन वो सीन बनता नहीं है लाखों वाला। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम बच्चे से ये वादा नहीं करते कि जी आपको मंथली लाखों कमाना सिखा देंगे आते साथ ही। लाइक इट टुक मी 6 months टू गेट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। $10 का मिला था पहले। अब $10 से बच्चे को आप एक बच्चा इनरोल होता है किसी भी कोर्स में या मेरे पास आता है मोटिवेट, और मैं उसे कहूँ यार आपको स्टार्टिंग में $1 भी मिल जाए तो काफ़ी, तो वो बड़ा डिमोटिवेट होगा। तो फिर उसे ओबियसली सुनहरे ख्वाब दिखाने पड़ते हैं कि लाखों कमाओगे तो ये तो वो। सही। इसके अलावा कुछ बच्चे आते हैं वो जब स्टार्ट में शुरू करते हैं तो उनको फर्स्ट में क्या करना चाहिए? लाइक 2009 में ना क्लाइंट्स हंटिंग बहुत आसान थी। क्लाइंट हमारे पास खुद आता था। मतलब आप उसे कहते थे, मेरे पास कस्टमर आते थे, वेबसाइट भी थी, मैं अब ओडेस्क पे काम करता था, अब वर्क था अब नाम है, ओडेस्क पहले नाम था। तो क्लाइंट को अगर जो कोड करते थे $250, $350, $450 लोगों को पे करते थे। आजकल क्लाइंट बहुत समझदार हो गए हैं ओबियसली, और दूसरे टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं ऑनलाइन जो कि कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं वो टूल्स, क्योंकि आप कुछ जैसे कैनवा है फॉर एग्जांपल, कैनवा को मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ हर जगह पे। ये मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आप उसका जवाब दें। नहीं, उसकी रीज़न है कि कैनवा एक आसान टूल है जो कि हर यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। मसलन उसको नॉलेज ज़्यादा नहीं भी है डिज़ाइनिंग का, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, टेम्पलेट्स पड़े, एडिट किए, अपलोड कर। उसकी वजह से भी जो है ना क्लाइंट थोड़ा समझदार हो गया कि क्यों हमें एक डिज़ाइनर के ऊपर इतने पैसे ज़ाया करें, क्यों उसका टाइम ले, या वो आपका टाइम इतना वेस्ट करे, तो क्यों ना 1-1.5 घंटा लगा के हम पहले कैनवा सीख लें। 1-1.5 घंटे में आ जाता है कैनवा वैसे बाय द वे। तो टेम्पलेट ड्रैग करके वो अपना काम निकाल लेते हैं। और कंपटीशन तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत सारे ऐसे इदारे आ गए गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लोगों को ट्रेन करते हैं या कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करें। ये भी होता है ना, बच्चे वो ज़्यादा चीज़ें आ जाए ना तो वो परेशान होते हैं किसके पास जाएं, कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों के टाइम भी वेस्ट होता है, उनको काफ़ी चीज़ें होती हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये इधर नहीं जाना था। इसका एक ही सोल्यूशन जो मैंने अभी करंटली देखा है कि यू हैव टू बी अ क्रिएटर। आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए ऑनलाइन, अपने बारे में बताएं। इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल रेडी वाले की देता हूँ कि आप सब्जियाँ आपकी गली में आते हैं बेचने वाले, वो आवाज़ लगाते हैं कि ये वाली सब्ज़ी ले लो, ये वाली सब्ज़ी ले लो, तो उससे आपको एक्चुअली निशानी मिलती है कि ये बंदा कुछ सेल कर रहा है। और हमारी जो ओवरऑल पूरी जो कमी है जो मैं फील करता हूँ वो यही है कि एक बच्चा अपनी प्रोफाइल बना लेता है लेकिन वहाँ पे कुछ अपलोड नहीं कर रहा है, वहाँ पे लोगों को बता नहीं रहा मैं ये करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल नॉलेज रखते हैं लेकिन वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट मेरे से सीख के मेरे से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न है उनको समझ आ गया कि ये फार्मूला है, मैंने इसको क्रैक करना है। और वैसे भी जो भी कस्टमर है वो ये पसंद करता है कि जिससे को मैं हायर करना चाहूँ वो दिखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसकी स्किल कैसी है, क्या ये ट्रस्ट करने के काबिल है, फिर ही आपको वो हायर करेगा, फिर ही वो अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप पे ट्रस्ट करेगा। सही से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ज़ाहिर बात है इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं तो आप किसको बेस्ट समझते हैं, और आप जहाँ से आपने सबसे ज़्यादा अर्न किया हो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि 3-4 बड़े जिनको लोग जानते हैं उस पर काम करते हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा अर्न किस प्लेटफॉर्म से किया। आप आज तक बताया भी नहीं, तो आज ये हमारे यूज़ को बता भी दें कि कितना आपने अर्न किया है और वाकई वो रिकमेंडेड है अभी नेक्स्ट के लिए या नहीं है। मैं फाइवर पर सबसे ज़्यादा काम किया है। फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज लिस्ट कर देते हैं और फिर दुआ करनी पड़ती है कि जी कस्टमर आ जाए। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन वो मैं इलीगल कहता हूँ। यू जस्ट नीड टू अपना गिग बनाएं, एक अच्छा गिग बनाएं, अच्छे कीवर्ड्स के साथ, अच्छी इमेजेस के साथ आप लिस्ट कर दें, बस थोड़ा वेट करें, काम मिलना शुरू होता है। देर से देर काम, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 माह लगे थे मुझे 2009 में पहला ऑर्डर लेने में, तो अब अगर साल भी लगता है तो लगना चाहिए मेरे लिहाज से। वो कहते हैं ना ट्रिक्स भी होती हैं, तो आप ट्रिक्स में नहीं कहता, मतलब ऑर्डर लगवाना है एक सीधी तरह दुआ वाली भी ट्रिक्स होती है, दुआ भी कर दे वो भी ट्रिक्स, वो दुआ फिर आपकी रद्द होगी तो फिर फाइवर बैन कर देता है। अभी नई जनरेशन के लिए क्या रिकमेंडेड है? वो नई जनरेशन के लिए जाए या फाइवर से आप लाजमी, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, फाइवर करें, अपवर्क करें, अपने गिग्स प्लेस करें और प्रपोजल्स लिखते रहें। लेकिन उसके साथ साथ ना डिज़ाइनर्स के लिए बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो अपने डिजिटल एसेट सेल कर सकते हैं। मसलन आप ये कप हमारे पास है, आप इस कप की एक अच्छी फ़ोटो ले लें अच्छी लाइटिंग में, यू कैन सेल ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लाइक शटर स्टॉक, एडोबी स्टॉक, क्रिएटिव मार्केट, ग्राफिक रिवर, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने छोटे छोटे एसेट्स बेच सकते हैं। चलिए आप हमें ये बताएं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डिज़ाइनर है वो अपनी इमेजेस, उनके पास अच्छी फ़ोटोग्राफी की स्किल है, तो वहाँ पर इमेजेस अपलोड करके वो पैसे बना सकते हैं।
बहुत सारी हैं, 10-11 हैं जो मैं जिन पे खुद काम करता रहा हूँ और करता भी हूँ। इमेजेस के अलावा इलस्ट्रेशंस हैं, डिज़ाइनर्स ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, आइकन्स हो गए और ये वो। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने जस्ट वो लिस्ट देखी, उसमें से 1-2 का अकाउंट्स बनाए और एक आइकन बना के अपलोड किया, कुल्हाड़े का आइकन बना के। उसने मुझे दिखाया कि सर ये फ्लैट आइकन था ब्लैक कलर में, अपलोड कर दिया और आई थिंक अप्रूवल के 5वें दिन उसकी सेल आ गई एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि सर ये कैसे पॉसिबल है। वो पहला डॉलर था उसकी। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ से कुछ लोग सुनकर कलाड़े की तस्वीरें लेकर अपलोड कर ले होंगे। साहब ने बताया। तो ये है, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट जैसे अडोबी स्टॉक है, शटर स्टॉक है। शटर स्टॉक पे ज़रा पैसे कम मिलते हैं लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन में डालता हूँ। क्वांटिटी इस पे मैटर करती है, इन वेबसाइट्स के ऊपर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आप कह रहे हैं 2-4 चीज़ें अपलोड करके एंड आप एक्सपेक्ट करें महीने का $200-$250-$300 निकले, कभी भी नहीं हो सकता पॉसिबल। सही। मैं फैसलाबाद की एक टीम को जानता हूँ, 20,000 एसेट्स हैं, सारा दिन बैठे हुए यही चीज़ें करते रहते हैं। गुड, मतलब कि इसमें भी लोग कमा सकते हैं, डिजाइनर जो है ना, जो कहते हैं फ्री हमें कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। $1,800-2,000 तक कमा रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे। सही AI इमेजेस और ये वो सारी चीज़ें सेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है इरफान भाई कि जो डिज़ाइनर है 1-2 साल सीख लेते हैं, कर रहे होते हैं काम, लेकिन उनको ना वो एक्सप्लोर करने में बड़ी हर्डल हो रही होती है कि हम नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करें। तो उनको बताएं कि किन टूल के ऊपर किस तरह वो काम करें कि उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा वो चीज़ें क्रिएट करना उसको सीख जाए। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है। मसलन अगर तो आप ये पूछ रहे हैं कि एक डिज़ाइनर या नया डिज़ाइनर वो मज़ीद क्या एक्सप्लोर करे, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली जो है ना, ये मल्टीपल ऑफ मल्टी स्किल्स है, यानी कि बहुत सारी स्किल्स हो सकते हैं। पैकेजिंग में चला गया, लोगो ब्रांडिंग में चला गया बंदा, और इस तरह फ्लायर ब्रोशर्स है, प्रिंट डिज़ाइन ही सिर्फ काम कर रहा है। इस तरह हम ना एक निश डिसाइड कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अब चूँकि टेक्नोलॉजीज़ नई आ गई हैं और डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो UI UX की तरफ जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद अब वो स्टेप लें, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, जॉब में भी। आप ये बताएं कि UX और UI डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स हैं, फ्लायर ब्रोशर्स आ गए, वेब टेम्पलेट्स आ गए। UI स्पेशली ये कि वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हो गए, ऐप डिज़ाइंस हो गई, ऐप्स एप्लीकेशन वगैरह जिसमें बनती है, ये सारे पहले इसी एंड्रॉयड ऐप्स हो जाती है। हाँ जी, इसके इंटरफेसेस हो गए मोस्टली, उसका एक्सपीरियंस कैसा है यूज़र का, उसको कैसे यूज़ करना है, बटन कौन सा कहाँ पे प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें UI और UX डिज़ाइनर करते हैं। ये दोनों चीज़ें लहदा है वैसे। सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो AI है, उसका बड़ा एक ट्रेंड है कि AI आ गई, वो लोगों की जॉब्स खत्म कर देगी। तो आप क्या समझते हैं डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर AI जॉब ख़त्म कर देगी या डिज़ाइनर को हेल्प करेगी ज़्यादा क्लाइंट्स हंट करने के लिए, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? इसका सिंपल जो जवाब मैं अक्सर देता हूँ ये है कि डिज़ाइनिंग में जो कस्टम डिज़ाइनिंग है ना, जो हैंडमेड है, जो आपने खुद बनाना है डिज़ाइन अपनी अक्ल से, अपनी क्रिएटिविटी से, उसकी तो डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मोस्टली जो कंपनीज़ है या एक इंडिविजुअल पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करता है, वो इसीलिए करता है कि मुझे एक ऐसा डिज़ाइन बने जो यूनिक हो। अब AI जो है ना, इस चीज़ को हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कस्टमर आया, तो उसको एक बंदा चाहिए था पहाड़ पे खड़ा हो, ठीक है, पहाड़ की, और वो फ्लैट हो, सरफेस चोटी हो, आगे फ्लैट भी दिखे, और उसका जो शैडो है वो जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का, वो हो। आप परेशान हो? मैं परेशान हो गया ऑब्वियसली। तो वो अब नया यही आया था, इस तरह की जो मिड जर्नी और इस तरह के जो टूल्स आए थे। तो मैंने मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन ली थी, वहाँ पे मैंने ये कमांड्स डाली और आई थिंक तीसरी चौथी दफ़ा वो मैंने ट्राई किया और वो रिजल्ट सामने आ गया जिस तरह का रिक्वायर्ड था। उसमें टेक्स्ट डाला और वो दे दिया। तो वो जो मेरी मेहनत पूरे दिन की थी कि पहले पहाड़ का अरेंज करता, फिर एक बंदा अरेंज करता, उसके हाथ इस तरह, और फिर शैडो क्रिएट आपको हेल्प किया है। हाँ ऑब्वियसली ये बहुत हेल्प। वो नए डिज़ाइनर बैठे होंगे जो सुनेंगे, तो उनको बताएं कि कौन सी ऐसी टूल्स हैं जहाँ से वो हेल्प ले सकती है AI की तरफ से, और वो उसको मिलाकर अपना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है AI से। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। मिड जर्नी है, ऑडियोग्राम है, प्लेग्राउंड है, लेक्सिका है, ये 4-5 टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इसमें मैं ये भी करता हूँ कि आइडिया जनरेट करके एडोबी स्टॉक पे सीधा डाल देता हूँ, वहाँ पे भी अप्रूव हो जाते हैं। मतलब कि आप लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जुगाड़ निकाल लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ताकि आपका जो रिजल्ट है वो प्राइवेट रहे।
प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक रहेगा, आप उठा के फिर लगा दोगे, आप भी जाओगे फिर मुझे भी बैन करवाओगे। तो ये वाला सीन होता है। ये भी ख्याल हाँ, ये बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं वो, हम शॉर्टकट के चक्रों में तो अगले की भी प्रोफाइल डिलीट करवा देते हैं, अपनी भी करवा देते हैं। अच्छा, आपने अपनी ये डिज़ाइनिंग जो अपनी जितने साल से काम कर रहे हैं, आपने कोई ये टूल्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर की, उनके कोई पंजाबी नाम रखे थे या जस्ट इंग्लिश ही चलते थे? इंग्लिश ही चल रही है ताकि वो नए जनरेशन डिज़ाइनर को फ़ायदा हो जाए ना कि नाम रख ले कि ये पियानो जब हम सीखते हैं ना तो उसमें हम 3-4 लैंग्वेजेस में सीखते हैं, सारे गामा और बी सी और इस तरह की नोट्स होते हैं, और फिर इंडियंस के अलग होते हैं नाम और इस तरह, यानी कि वो ऑक्टेव जो होते हैं ना उनका अलग अलग नाम होता है, सही सेट होता है। इसमें नहीं आप कर सकते, फोटोशॉप को आप क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी ज़िंदगी में कोई हमारे इमोशन भी होते हैं, आपने कभी अपने इमोशंस को डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है कि मैं अपने वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अपने इमोशन आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, आपका प्यार मोहब्बत का भी हो सकता है, उसको आपने डिज़ाइन में कभी कन्वर्ट करके देखा हो कि ये मेरे इमोशन थे? एक दो दफ़ा ट्राई किया, बट सही मोस्टली डार्क ही होते हैं। डार्क ही आते हैं, सही डार्क तो कभी वाइट नहीं हुए अभी तक? नहीं, वाइट नहीं वो काम में इतना बिजी है कि वो उस तरफ ख्याल नहीं जाता। सही, जब मैं म्यूजिक में था तब मैं जो भी ज़हन में था, डिजाइनिंग से पहले भी कुछ था कि तब भी बिजी थे आप? यार डिजाइनिंग से पहले क्या म्यूजिक था। म्यूजिक था। तो म्यूजिक के साथ कोई और भी चीज होती है, म्यूजिक ऐसे तो नहीं आता, फीलिंग्स होती है। तो ऑब्वियसली मैं तो डिजाइनर्स को कहता हूँ भाई कुछ 4-5 दफा दिल तोड़वाओ, सही, फिर बंदा क्रिएटिव, इमोशन अच्छे आएंगे, फिर अच्छे क्रिएट होंगे। सही, यही बड़ा अच्छा आपने एडवाइस दी। बड़े अच्छे, अब आज सारे वो शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई क्लाइंट मिला हो जिसकी ऐसी फ़नी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको देखकर परेशान भी हो गए, क्या कि बनानी भी है और मुझे समझ नहीं आनी कहाँ से बनानी है, क्या मुझसे पूछ रहा है? कभी ऐसा हो जहाँ आपने कहा कि यार मैं परेशान हो गई, डिज़ाइनर ये क्लाइंट ने मुझे क्या दे दिया है? एक हमारे पास है फोटोशॉप में डबल एक्सपोजर इफेक्ट होता है, यानी कि एक बंदे के अंदर से ना दूसरी इमेज शो हो रही होती है, तो एक्सपोज इमेज करवानी होती है। तो वो उसने सैंपल भेजा है, और एक लेडी थी, उसके वो नहीं करे थे ट्रीज वगैरह ना उसके बालों से और इस तरह, लेकिन जो उसने फोटो भेजी वो सिंगल कलर थी, ब्लू कलर की, बिल्कुल ब्लू है, जो आंखों को चुभने वाला ब्लू वाला था उसमें से वगैरह, और उसने साथ ही वो एक किसी दरख्त की जड़ें भेज दी, कहते इसको डबल एक्सपोजर इफेक्ट बना दो। तो वो क्लाइंट मुझे आज तक चुभता है कि वो बड़ा मुश्किल था, उसने वो करवाया, फिर पिक्चर रेड भेज दी, उसी को रेड करके भेज दिया। तो इस तरह क्लाइंट्स अक्सर आते हैं, वो अननोन होते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, और क्योंकि जैसे हम बैठे हैं कैमरे के सामने और एक पोज आपको बनाना पड़ेगा टू फेस द कैमरा, लेकिन ऐसी रैंडम फोटो नहीं भेज सकते आप किसी को कि इसको एडिट कर दो इस पोज में, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो डिज़ाइनर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और ऑब्वियसली जब उसको समझ नहीं आती, क्लाइंट को समझाना पड़ता है। फिर आप जब बताते हैं उसे कि यार इसका दोबारा शूट होगा या ये इमेज आप दोबारा इस तरीके से भेजो, तो ये बड़ा, ऊपर से वो शायद 2 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वो वाला सीन भी बन जाता है। चलें, नेक्स्ट ये है कि ऐसा भी क्लाइंट कभी मिला हो जहाँ पर आपने सोचा कि मैं मतलब कि ये काम नहीं कर सकता, गिव अप दे रहे हो? हाँ जी, बहुत दफ़ा। तो आपने कहा कि वो क्लाइंट भी कहा कि मुझे काम चाहिए, और आपने गिव अप सोच लिया हो कि मैं ये नहीं कर सकता, फिर उसको कंप्लीट कर भी दिया हो? यानी कंप्लीट, एक्चुअली मैं इस चीज़ में बड़ा वो कह सकते हैं हसास हूँ, नहीं आता तो नहीं आता, मैं काम पकड़ लिया है, बाद में फंस गया हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, वो $1300 का उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसमें बाद में फंस गया, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कुछ डिज़ाइनर से भी रब्ता किया, आप कर दो, टाइम नहीं है जी, इतने पैसे लेंगे, वो अंडर बजट था, वो $1300 में वो सारा कुछ नहीं हो सकता जितना पैकेज मैंने उसको चार्ज किया, और मुझे मैंने रिफ़ंड कर दिया, मैं कहा यार ये किसी और से करवा लो। लेकिन उससे ये है कि थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, आपकी रैंकिंग खराब हो जाती है, भी पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। तो वो डिज़ाइनर या कोई भी फील्ड के लोग हो तो वो इसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी प्रोफाइल ना गिर जाए, लेकिन बाद में वो काम नहीं होता, तो वो मज़ीद उनको नुकसान होता है जब वो रेटिंग नहीं मिलती उनको। वो वैसे भी आजकल आपको टैलेंट अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, अभी रिसेंटली आपको जो लोगो है मैं रिवील कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया, वो किसी से बनवाया मैंने। सही, ये भी आपने बता दिया है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि आप भी बना रहे थे। नहीं, मैं कैरेक्टर्स नहीं बनाता, चलें, सच सामने आ रहे हैं। हाँ, मैस्कोट्स नहीं मैं बनाता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, ना ही मैं अच्छे कार्टून बनाता हूँ। तो मेरी टीम में है एक
लड़की। आप ये भी बता दें, आप एक्सपर्ट किस चीज़ के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी लोगो एंड ब्रांडिंग में हूँ, लेकिन मैं स्कूट्स नहीं बनाता, कार्टून नहीं बनाता। ये भी मेरे चाचू ने मना किया था कार्टून नहीं बनाने, वरना भाई इसकी तरफ भी मैं जरा पॉलिश हुई थी। लेकिन काम तो अच्छा है कार्टून वाला भी। हाँ, कार्टून खुद भी वो एनिमेशन बनाते थे, कार्टून वगैरह बनाते रहे, फिर छोड़ के वर्डप्रेस सीख लिया उन्होंने। आइए अब बताएं कि ऐसी बड़ी कोई क्लाइंट आपको मिला जिससे बहुत ज़्यादा आपको पता लगे कि मैं डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी मैंने फील्ड चूज़ की है, सब कुछ इसके अंदर ही है, बस यही है सारा कुछ, ऐसे कभी क्लाइंट मिले? 99 डिज़ाइंस पे पहला क्लाइंट जो था ना, मैंने विन किया था कॉन्टेस्ट। 99 एक वेबसाइट है जहाँ आप मुकाबले होते हैं और वहाँ पे आप डिज़ाइनिंग के मुकाबले होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से जो पहला क्लाइंट था ना, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार आपका काम बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा न्यू था वहाँ पे, 2009 की बात है, और मुझे लगता था कि मैं कोई इतना खास नहीं डिज़ाइनर, क्योंकि लोकल डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा मिनिमल करना पड़ता है काम। उसने मुझे रियलाइज़ करवाया और उसी ने ही मेरी बेस बनाई थी ऑनलाइन। असल मुझे डोमेन का नहीं पता था, मुझे वेबसाइट्स का नहीं पता था, और वो कोडर था बेसिकली। उसने कहा मैं आपसे ना जितने आप उसमें, एक्चुअली उसको मैं स्काइप पे ले आया था, उसने और ब्रांडिंग का काम करवाया, तो $350 उसने मुझसे मैंने उससे चार्ज किए थे। उसने कहा आई विल चार्ज यू $150, मैं आपको उस डोमेन, होस्टिंग और सिखाऊंगा HTML CSS, ताकि आप अपनी पहली वेबसाइट बना सको खुद। और फिर उसने मुझे ट्रेन किया स्काइप के ऊपर कि किस तरीके से HTML। तो वो मेरा क्लाइंट सबसे बेहतर था, उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अब इसको लेके चलते रहो। वहाँ से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट मिला कि यार यस, ये फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो मेरे हालात बदल सकते हैं। सही। वरना 2400 रुपये मेरी सैलरी थी, जहाँ पे मैं प्रिंटिंग हाउस में काम करता था। सही। अच्छा ये भी बताएं, अब आप बात कर रहे हैं जॉब की, मैं जॉब भी करता रहा हूँ, तो अब नए जो लड़के या लड़कियां सीख रही हैं डिज़ाइनिंग, तो उनको स्टार्टअप के लिए वो जॉब से शुरू करना चाहिए या डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर जाना चाहिए? देखें, जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़े सिटीज़ में है, वो बड़े सिटीज़ का जो काम करवाने का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। सही। वो एक आप कह सकते हैं कि मैंने प्रिंटिंग हाउस में काम किया, जहाँ पर टोटल 2 डिज़ाइनर थे, सीनियर वो मेरा बॉस था और जूनियर वो मैं खुद था। अब वहाँ पे आपको और क्या लर्न करने को मिलेगा, जैसे सारा दिन कोरल में बनाना है और प्रिंट का बटन दबाना है, वो भी मैंने नहीं दबाना, वो भी बॉस ने दबाना है कि इसको आप फाइल रेडी है और इसको भेज दो प्रिंटिंग के लिए, ये वाला सीन था। ठीक है। सो लाहौर में ऑब्वियसली हम बेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहाँ बच्चा निखर जाता है। और मेरे लिहाज से सबसे पहले करनी ही जॉब चाहिए, ताकि आपको उठना बैठना आ जाए, सही, लर्न करना आ जाए, जो प्रोफेशनल एक लाइफ है उसके थ्रू आ जाए। वरना मेरी तरह रहेंगे सारा दिन टी-शर्ट और कच्छे में गुजर जाएगी ज़िंदगी आपकी। हाँ जी, तो वो पैसे ही बचाते हैं ना आप। नहीं, पैसे वाली बचाने वाली बात है, वैसे ही बंदे का फिर दिल नहीं करता। सही। तो मैंने 2017 से लेकर 2023 तक जॉब की है, और उसमें 6 सालों में 4-5 साल मैंने घर पढ़ाया ऑनलाइन। सही। 1-1.5 साल ही मेरी जो है ना वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब थी PITB की तरफ से, तो 1-1.5 साल ही मेरी रही है यूनिवर्सिटी। उसमें मुझे सिर्फ सूट पहनना पड़ता था मजबूरन, कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, वरना घर में तो वही वाला सीन है। तो फ्रीलांसर की लाइफ यही है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, अक्सर मैं ज़हन से निकलती कि यार फ्रीलांसर जो है ना सबसे ज़्यादा जो मार खाता है आगे जाके, वो अपनी हेल्थ इशू की वजह से डायबिटिक हो जाता है सबसे पहले, फैट हो जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो नई जनरेशन को लोग क्या उनको रिकमेंड करेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें इसको लर्निंग? Adobe Illustrator से, if you want to learn graphic designing, Adobe Illustrator से स्टार्ट। आप सबसे बड़े को भूल ही गए हैं। किसको? कैनवा भी स्टार्ट ले इसमें गया। हाँ, इन सबसे पहले थ्योरीज पढ़े, बेसिक थ्योरी पढ़े, ABC पता हो पहले फिर। अच्छा, आजकल वो बड़ा अक्सर हम देखते हैं भी, आपकी भी उसमें कंट्रीब्यूशन नज़र आती है कैनवा के ऊपर। तो कैनवा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में अभी जा रहा है पाकिस्तान में। कुछ एक चल रहा है कि कैनवा सीख लो और डे आप मंथ में 1 लाख रुपए कमा लो। तो ये कितना सच है और कितना इसमें ये झूठ है कि ऐसा बच्चा वो कैनवा सीख कर 1 लाख मंथली कमा सकता है? पॉसिबल है ऐसा? अच्छा, इसका ना थोड़ा सा क्रिटिकल सही आंसर है, सही बात बताऊँ। हम जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं कि वेब डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है, या जितनी भी हम एक चीज़ सुन रहे हैं गुरुज से,
ये सीख लो, इतने कमा लो, ये वाला सीख। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ माइनस हो रही है या लोगों के जहन ट्रेन नहीं हो रहे, वो है सब कैटेगरीज, निश, एक निश स्पेसिफिक टारगेट करेंगे ना ऑडियंस को, वो ज़्यादा आपको आउटपुट देती है। कैनवा का भी वही हिसाब है, इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि क्लाइंट देता है कस्टम चीज़ों के ऊपर जाएगा, तो वो बच्चा तो नहीं उसको कर सके, वो तो कैनवा के ऊपर चल रहा है, तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों को एडिट करके टेम्पलेट को वो दे देगा। अगर वो कस्टम में जाएगा तो उसको परेशानी होगी। हाँ, ये एक है। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ऑडियंस है एक, अब हमें उस ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए। बिल्कुल। पहले हमें वो चीज जो कैनवा पे कैनवा पे जो राजी हो, जो कैनवा होते हैं, ये अक्सर बिजनेसमैन होते हैं या जिनके छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। सही। और वो आपसे डिमांड करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बना दो, ऐसा टेम्पलेट बना दो कि हम खुद ही करते रहें। जैसे पॉडकास्ट क्या है मेरे पास, मैंने नंबर 2 पे जो मैं स्किल सबसे ज़्यादा बेचता हूँ वो पॉडकास्ट कवर्स हैं। वो से एक कवर बनवा जाते हैं, फिर एडिटेबल सोर्स फाइल ले लेते हैं, उसी में टाइटल चेंज कर करके, कैरेक्टर चेंज करके वो अपलोड करते रहते हैं। हमने अक्सर देखा है बड़े कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, वो अपने ब्रोशर जितने भी बनाते हैं, कवर्स बनाते हैं, वो कैनवा से बना रहे होते हैं और सेंड भी करते हैं, वो लगता है कि कस्टम में बने हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम डॉब के मुकाबले में अगर हम कैनवा से भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं, हम कैनवा भी इतनी चीज़ें हमें दे रहा है, तो क्या ये भी सच है कैनवा डॉब के मुकाबले में वो चीज़ बना सकता है? मुकाबले में तो नहीं आप कह सकते, वो तो फोटोशॉप बड़ा एडवांस टूल है। सही। अभी कैनवा भी एआई को उसने अटैच की उसे, और बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसके अंदर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल करके और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। लेकिन फिर भी फोटोशॉप इज समथिंग एल्स, वो एक दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया है। और इसका प्रोस और कॉन्स बता दें, कैनवा में जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको क्या नुकसानात होते हैं और इनको फ़ायदे क्या मिलते हैं कैनवा से? इसका ऐसे ही बात बताओ, कैनवा तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। एक आदमी मजबूरी है कि कोई कस्टमर ऐसा आया था कि ये वाला टेम्पलेट मुझे कैनवा में चाहिए, फिर मजबूरन उसे कन्वर्ट करना पड़ता है वो सारी। बट आप सबसे ज़्यादा रगड़ रहे होते हैं कैनवा वाले। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं करूँ। उसकी क्या मेन वजह कि कैनवा वाले को आप छोड़ दें? लिमिटेड है ना, मसलन आपको मैं उस रास्ते डालूंगा ही नहीं जिससे आगे आगे एक रुकावट आ जाएगी। एक लिमिटेड है, इफेक्ट्स आ गए। मसलन एक कस्टमर आपको एक स्टोरी बनाने का कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहाड़ पे बंदा खड़ा है, क्लाउड्स हों और ये वो सारा चीज़ें हों, ये सारा चीज़ पॉसिबल है फोटोशॉप के अंदर। तो वो जो बच्चे कमा रहे हैं कैनवा के थ्रू, उनको $200-300 बन रहा है, तो जब आपकी इस तरह की चीज़ देखेंगे उनको $2,000-3,000 तक चला जाएगा। और क्या कह सकता हूँ, दिल नहीं टूटेगा कि यार हम इतना सीखा है। नहीं, मैं साथ ये भी कहता हूँ ना कि आप फोटोशॉप भी सीखो, इलस्ट्रेटर भी सीखो साथ। वो अगर उनको वो नहीं समझ आ रही चीज़ पे चल रहे हैं, क्यों नहीं आ रही, तो फिर छोड़ दे। आप उनको रगड़ रहे हैं कि ये कैनवा फील्ड छोड़ दे। आप ज़ाहिर पाकिस्तान में ट्रेंड चला हुआ है, लोग बता रहे हैं कैनवा सीखे, आप सारी जिंदगी ABC सीखते रहेंगे, ABC पे काम करते रहेंगे, फिर देखें। ये भी ख्याल करें बच्चों के इमोशन भी टूट सकते हैं ना, आप तो कह कर साइड पे हो जाते हैं। बहुत सारे इमोशंस हम नीचे बकायदा हमारे इमोशंस उनके ले रहे होते हैं कमेंट्स वगैरह करके, ठीक है। नहीं, वो आप कैनवा पे काम करें, एडवांस टूल बनता जा रहा है, वो नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा क्लाइंट हंट करना है, कंपनी के साथ काम करना है, मसलन आप ज़्यादा नहीं तो ये साथ ही चलते हैं, ये टेक्सटाइल है, आई थिंक टेक्सटाइल है, और बहुत सारी कंपनी इसी लाइन में ही। आप जाके देखें, अगर वो डिज़ाइनर हायर कर रहा है तो वो आपसे कैनवा नहीं मांगेगा, वो आपसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, इस तरह के प्रोफेशनल टूल्स पे आपके ग्रिप मांगेगा। फिर आपको सैलरी 2-2.5 लाख रुपए मिलेगी। कैनवा वाले को कौन, आप खोल के कैनवा पे डिजाइन कर लो, आप दोगे किसी 2-2.5 लाख रुपए दोगे किसी? लेकिन मैं काम अपना चला लूंगा कि मुझे कैनवा चलो हेल्प कर रहा है, मुझे अर्जेंट कुछ चीज चाहिए, वो आपकी बात ठीक है। मैं अभी तो वो 100 रुपए में असिस्टेंट हायर करना है, आपने 2-2.5 लाख रुपए देना है। अभी तो 100 रुपए में प्रो मिल जाता है, उसके अंदर बड़ी सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, जस्ट और तरीके से बात करोगे, आपने एक इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री डिज़ाइनर आप कह सकते हैं, जो भी, उसके लिए आपको फिर सॉफ्टवेयर भी इंडस्ट्री वाले ही चाहिए, जो कोरल ड्रा हो गया, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा, ठीक है। डिज़ाइनर को ये चीज़ आती होगी तो ही आपको सैलरी मिलेगी अच्छी। अच्छा, डिज़ाइनिंग के अंदर एक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक नाम है, इसकी सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, तो मेन आप बताएं कि नई जनरेशन को किस सब कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए, ज़्यादा आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। आप अगर फेवर पे भी जाएँ तो आपको तकरीबन 100 से ऊपर इसकी सब कैटेगरीज मिल जाएंगी, तो उस पर सबसे ज़्यादा किस पे उनको अपनी कमांड करनी चाहिए? इस वक्त अगर आपने काम करना है तो मैं कुछ बता देता हूँ। UI UX डिज़ाइन, उसमें आप स्टार्ट लें, पैकेजिंग डिज़ाइन में कर लें,
लोगो एंड ब्रांडिंग में कर लें, ब्रांड गाइडलाइंस हो, ब्रांडिंग कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आ सकते हैं। अभी भी नंबर 1 पे वीडियो एडिटिंग ही चल रही है, मतलब एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू क्रिएट रील्स। अगर एक अच्छी रील एडिट करना आया था, आप एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन लोग नहीं समझते। नेक्स्ट ये है कि परेशान होते हैं डिज़ाइनर इस चीज़ में कि हम अपना प्राइस का क्या रखें, उनका शेड्यूल की प्राइस हमने क्या देनी है। तो आपने प्राइस किस तरह डिसाइड किया कि लोगो बनाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, तो आप वो उसका पैकेज आप कहाँ से शुरू करते हैं, आपका एवरेज पैकेज क्या होना चाहिए लोगो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए? ये हम तो $100 से स्टार्ट लेते हैं, $100, चाहे लोकल हो चाहे हो। मैंने आपको बताया लोकल में इंटरनेशनल में फ़र्क होना चाहिए ना। कोई फर्क नहीं है, उधर वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। रोटी तो खाते हैं, लेकिन आप सोच जाते हैं ये लोकल है यार, कोई खैर है। देखिए बिल भी हमारे वो गोरे वाले ही आते हैं आजकल, ठीक है ना। जिस स्टूडियो में बैठ के हमने काम करना है, अब जिस पीसी पे काम हो 3.5 लाख का पीसी है, उस पे मैं $5 का लोगो आपको बना के दूंगा। तो आपने एक बार ही 3.5 लाख दिया है ना। हाँ। आप 10 साल से कमा रहे हैं, आप उसको लोकल से आपने 3.5 लाख हमने अपडेट भी तो करना होता है ना। अगर आप बाहर होते तो आपको तो बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर जो हमने लेने हैं, सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए तो उसका है ईयरली तकरीबन। मेरे ख्याल में आप क्रैक यूज करते हैं? नहीं, मैं नहीं यूज करता क्रैक। अच्छा, आप बाय करते हैं? बाय करता हूँ मैं, इसलिए आप ज्यादा चार्ज करते हैं? बिल्कुल, ये सब्सक्रिप्शंस की वजह से है। बिल्स हैं 45,000 रुपए बिल है मेरा, आपका कितना है? तो वो लोगों से, लोकल बंदों से निकालना आपने, तो उनको तो थोड़ा सा डिस्काउंट दें ना। लोकल, अच्छा लोकल क्या आप रेडी भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब एक बंदे ने स्टूडियो स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली स्टूडियो पर उसने 18-20 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन ब्रांडिंग की दफा आके उसे मौत पड़ गई। ये होता है ना कि बंदा कि हम इंटरनेशनल लोगों डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो जाहिर बात है वो किस कंट्री से बेस करता है उधर से। अगर आप लोकल बंदा बैठा है तो वो कहेगा यार अपना बंदा है, तो थोड़ा सा हाथ हौला रखो। मैं आपको बताता हूँ, चीज़ेस का लोगो मैंने बनाया, ठीक है। दे पेड मी, बहुत कम पे किया उसने, मैं बता भी नहीं सकता है। ये अभी वाला लोगो आपने बनाया उनका? ये अभी वाला स्टार्ट वाला यही है। सही। ये चीज़ेस का लोगो बनाया मैंने। अब देखें इसकी तकरीबन कोई 30-32 ब्रांचेस हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अगर मैं आपको कीमत बताऊंगा ना तो आप सर पिटेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। सही, ठीक है। सो उनका विजन था कि ये इतना बड़ा ब्रांड करना है, अब हो जाना है जैसे भी उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन कम से कम डिज़ाइन की तो वैल्यू, डिज़ाइनर को तो उसकी वैल्यू दो ना। सही। अब वो उनसे आप ये इस तरह कर लेते हैं कि यार चलो जो आपकी ब्रांच चलेगी उस पे एक बार पिज़्ज़ा के ऊपर मुझे 50 पैसे देते रहो, तो वो आप कर लेते हैं। नहीं, जैसा आपको प्राइसिंग वाइज बता रहा हूँ कि चाहे लोकल, उनको नहीं पता हमने चले जाना है ना, आपको पता कि चलेंगे कि नहीं, आपने हर बंदे को पता था। नहीं ऐसा होता है, बिजनेस ऐसी वाली चीज़ है कि आप चाहे 30 बार नाकाम हो जाए ना, 30 बार नाकाम हो जाए, 31 दफा चल पड़ेगा वो। सही। मेरे लिहाज से बिजनेस आपका तब चलता है जब आपका मार्केट में नाम बनना शुरू हो जाता है किसी भी तरीके। मतलब वो 30 दफा फेल हुआ है, इट मीन्स कि उनकी मार्केटिंग हो गई है, चाहे नेगेटिव हुई है। आज नहीं तो कल आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये है आपसे कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो आप मिठाई बांटते हैं, खुश होते हैं? क्योंकि इधर हम जैसे लोगों के तो बीपी पड़ जाते हैं, तो आप खुशी होती है जब डॉलर का रेट बढ़ता है? इस पर कभी आपने किया? नहीं, हमें तो अफसोस होता है। अफसोस होता है? हाँ, मुझे तो खास तौर पे होता है क्योंकि मैं भी और फ्रीलांसर्स की तरह अपने डॉलर्स ऑनलाइन ही रखता हूँ, ठीक है। लालच होता है कि कुछ पैसे बढ़ेंगे तो इसको निकालेंगे, विड्रॉल करवाएंगे, लेकिन निकाल के भी वही चीज़ होती है। बहरहाल आप इधर आप कह रहे हैं कि मुझे अफसोस होता है, दूसरी तरफ आप ₹1 के ऊपर आप टिक जाते हैं कि नहीं ₹1 भी नहीं कम करना। किस में? डॉलर सेल जब करते हैं आप, हाँ, तो डॉलर विड्रॉल करवाते हैं तो उसको तो फिर उस वक्त अफसोस होता है, आप कम में करें ना फिर। क्यों अफसोस हो रहा है? मैं डॉलर बढ़ा तो मैं कम में दे रहा हूं। 1% तो टैक्स देना पड़ता है उसका जब बैंक में। हाँ, अब तो फिर टैक्सेस है ना। मैं वही बात, देखिए जहाँ पर डॉलर बढ़ रहा है वहाँ पे बिल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मसलन जब हमने अपना डॉलर फॉर एग्जांपल 270 पे हमने होल्ड कर लिया अपना, ठीक है, और जी 278 पे हम खुश हो गए जी, अब निकाल लेते हैं, तो पता लगता है वो बिल जो 26,000 आया था वो 46,000 बन गया। तो वो डॉलर का थोड़ी बड़ा है। वो जो फ्रूट हम 200 रुपए के ले रहे हैं वो 450 रुपए किलो हो गया। तो आप उसको देख कर आप करते हैं कि इस तरह चलना चाहिए? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप जितना मर्जी। हाँ, ये कि डॉलर के रेट की वजह से आपकी करेंसी रुपीज़ में खर्चना ज़रा आसान लगता है आपको, सही, इस वजह से। नेक्स्ट ये मेरा है कि डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ॉन्ट्स की कितनी अहमियत रखते हैं? फ़ॉन्ट्स के ऊपर डिज़ाइनर को कितना काम करना चाहिए, कितनी ग्रिप होनी? सिंबल से पहले फ़ॉन्ट्स से टेक्स्ट बेस ही काम स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, ठीक है। लोगों को एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि लोगो जो है वो सिंबल ही होना चाहिए, लेकिन लोगो कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो मोस्टली मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन लोगो वो टेक्स्ट बेस्ड है। सबसे बेहतरीन मैसेज जो है ना वो आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है।
लोगों को जल्दी समझ आ जाता है। कंपनी का नाम हो गया, कोई मिशन स्टेटमेंट है, कुछ भी, तो इसलिए फॉन्ट मैटर्स अ लॉट। सही। और ये वीडियो एडिटिंग भी इसी के अंदर आती है, डिजाइनिंग के अंदर डिफरेंट चीज़। अगर वो एक बच्चा सीख रहा तो उसको वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए साथ, या डिजाइनिंग के ऊपर ही रहना चाहिए? डिजाइनिंग सीख के वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए। डिजाइनिंग के बेसिक आते हो, कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे होती है, ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी मेरा, बल्कि आखिरी 2-3 रह गए क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि इवेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्रीलांसिंग इवेंट होते हैं, वहाँ पर नौजवानों को, यूथ को बुलाया जाता है, तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान में ये अच्छा ट्रेंड है या इसके कोई? ये बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस कैसे है ये? ट्रेंड कुछ नहीं होता। सही। ट्रेंड्स जो है ना, उनकी लाइफ बड़ी थोड़ी होती है। नहीं, आप कोई दे ना, कोई तजवीज़ दे, सजेशन दे कि यार इस तरह होना चाहिए। इवेंट्स सारी बात तो ज़रूरी भी होते हैं, नेटवर्किंग होती है, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, वो अपना कोई बिजनेस, उनका अपना इसमें कोई सेटअप बन जाता है, दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनकी जान पहचान होती है। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि ये बिजनेस है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है? बिजनेस इसलिए लगता है कि आपके पास वो 40-50 फेसेस हैं पाकिस्तान पूरे में, उसी को बार बार लेके आ रहे हैं सामने। हाँ, ये क्लेम करते हैं जी हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो कुछ नया आगे आएगा तो पेश करें, सारा कुछ है, वो नहीं आना चाहते, सामने आए तो वो करें ना। वो क्यों है सामने? महीने का बैठ के $15,000 कमा रहे हैं, वो टके के इवेंट्स के लिए वो जाके ये खज्जल होता है, एक तरफ वो उनको मिलता ही नहीं। तो अब दूसरी बात, जिनके पास अब नहीं है तो उन्होंने अपने बिजनेस को चमकाना ही है। उसने ईद 2 दफ़े अच्छी लगती है साल में, डेली थोड़ी अच्छी लगती है। मतलब फर्क होता है ना, मतलब आप नहीं कि एक बंदा बुला रहे, एक बंदे को ये रिस्पेक्ट दे रहे कि आप आए, हम यूथ को बताएं कि किस तरह। वो तो 50,000 लेके 30,000 लेके 20,000, तो ज़ाहिर उनके अवार्ड जो दे रहे हैं, जो बंदा नहीं भी डिजर्व करता, जो बंदा नहीं भी डिजर्व करता, उसको भी अवार्ड दे रहे हैं उसका। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि जो बुला रहे हैं, आप वो इतना खर्चा कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, पूरी पाकिस्तान से टैलेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे मिला रहे हैं, जाहिर बात उनका फिर इतना तो बनता है कि वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए। स्टेज परफॉर्मेंस जो भी होता है, वो मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। ये वो मुझे वहाँ तक मसले हैं, ठीक है। मैं जाता था खुद इवेंट्स के ऊपर, ठीक है, कई इवेंट्स पे गया हूँ मैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो है वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं करवाना, ठीक है। लेकिन आपकी वर्कशॉप के आगे बैठे 5 बंदे हों, या वो इतने ही अलाउ नहीं करते कि मेन स्टेज के ऊपर अनाउंस कर देंगे फलाने ट्रेनर की वर्कशॉप हो रही है फलानी जगह पे, फलाने रूम में, ताकि आप जाएं। तो आपके जाने का फ़ायदा, मतलब आप 50,000 रुपये लगा के फ्यूल लगाओ, रहो, सारा कुछ करो, ठीक है, और जाके वहाँ पे आप 5-10 ऑडियंस को एंटरटेन करने आ जाओ। इसमें ये भी चीज़ है ना, आप देखें इवेंट्स के ऊपर जो अच्छा कमा रहे होते हैं, कंपनीज के ओनर हैं, सीईओज हैं, वो कहते हैं हमें फ्री बुलाया जाए, हमें फ्यूल भी दिया जाए, सारा कुछ किया जाए। जो नौजवान जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे वो पैसा चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनको वो कहते हैं अगर हम बड़े को बुलाते हैं, अगर उनसे पैसे मांगते तो वो आते नहीं, हम इतने बड़ी शख्सियत है, हमसे ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। हालांकि वो कमा रहे होते हैं, उनको दे दें, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नहीं जाते कि हमें पैसे देकर नहीं जाने, हमें फ्री बुलाएं, प्रोटोकॉल दें, सारा कुछ करें। तो बजाय उनसे लेने के वो लेते हैं, नौजवानों से, स्टूडेंट से लेते हैं, उनको चार्ज करते हैं। तो आप ऐसी फिर तजवीज़ दें कि इनको क्या करना चाहिए। ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि आईटी को एक ये रौनक रहेगी तो वो ये काम चल रहा है, नहीं तो लोग बैठ जाएंगे। और जो कुछ कर रहे हैं बच्चे, कुछ पहले हमारा इमेज इस तरह का नहीं है, तो उनको ऐसी तजवीज़ दें कि वो इस पर सोचें। गेम तो सारी स्पॉन्सर्स की है, ये आपको भी पता, ठीक है ना। मसलन कितने टिकट के पैसे होंगे, कितने इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो गेम सारी स्पॉन्सर्स की। अब जो आप कह रहे हैं ना, बड़े आइकन्स को बुलाते हैं, उनको पे भी करते हैं, उनका रहना सहना ये वो सारा वो करते हैं, ठीक है। और फिर एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ये ऑडियंस से भी लेते हैं। अब ये फ्री तो नहीं हो सकता, अब जहाँ पे फ्री नहीं हो सकता फिर वहाँ पे बिजनेस आ जाता। इनका बिजनेस मॉडल है ना, वही बिजनेस बन जाता। लोग मैं ऐसे लोगों में सारी ज़िंदगी फ्री का चुना करते रहे हैं, ठीक है। फ्री है जी, मेरी एजुकेशन फ्री है जी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी मैं फ्री अवेलेबल हूँ। सही। आज माशाल्लाह उनकी शुरू हो गया काम। नहीं, अपनी बात पे कहना नहीं, आज यही कह रहा हूँ, अभी भी वो बैक एंड पे फ्री चुना ही है, लेकिन फ्रंट पे वो बिजनेस हो रहा है। और अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक और ट्रेंड चल रहा है कोर्सेज का, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है कि हर जिस सिटी में जाएं, जिधर भी जाएं, एक मतलब कि सिटी के अंदर 40-40 ब्रांचेस हैं और अकेडमीज ओपन हो चुकी हैं तो कोर्सेज की। आप किस बारे में क्या कि नौजवान तो परेशान होते हैं, नई जनरेशन परेशान है कि हम किस अकेडमी में जाएं, किधर में अच्छा लर्न करने को मिलेगा, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल? बच्चों को कोर्सेज करने चाहिए अकेडमी में जाकर, या फ्री में यूट्यूब से शुरू करना चाहिए? मेरी तो खुद अकेडमी है,
लेकिन आप मैं भी इसमें शामिल है फिर? हाँ, मैं भी शामिल हूँ ऑब्वियसली। मेरी तो ऑनलाइन अकेडमी है, ऑफलाइन भी थी लेकिन अभी मैंने क्लोज की, दोबारा इसको नई जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा भाई सबसे पहले यूट्यूब पे स्टार्ट लो। 90% अकेडमी के जो ट्रेनर्स हैं वो GFX मेंटोर के, डिज़ाइन अकेडमी के चैनल्स के ऊपर डिज़ाइनिंग सीख के आपको सिखा रहे हैं। वो तो मैटर नहीं करता, बस सीखना है ना, सीखना जिधर से बेसिक मिले। नॉलेज दे रहे हैं। चाहे वो- बेसिक नॉलेज हमें क्या करना है, डिज़ाइनर क्लाइंट आपको बेसिक नॉलेज पे हायर ही नहीं करता। मुझे टूल्स आते हैं, क्रिएटिविटी का कख नहीं पता, प्रैक्टिस मेरी 2 साल की 3 साल की है नहीं, मैंने कभी कुछ डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन मैं ऑनलाइन रेडी हूँ। मैंने HBA सर्विसेज की फ्री लांसिंग की वो देख ली है प्लेलिस्ट, अब मैं रेडी हूँ और मैंने फाइवर पे गिग बना लिया। इस तरह के लोगों ने ये कंपटीशन डाला है, बड़ा गर्व कर दिया प्लेटफॉर्म। ये तो आपके साथ भी पेश आता है, अगर मेरे साथ कहते तो हैं कि है, भाई आप भी बोलते हैं लेकिन मैं- अब आप खुद अकेडमी शुरू की हुई है, कोर्सेज आप करवा रहे हैं। मेरा तो चैनल ही 2017 में मैं तो तब से पढ़ा रहा हूँ। सही। मैं खुद इतना इस लायक हूँ कि उसमें मैं पढ़ा आपने सकता ये हूँ। भी स्लॉट रखी है, फ्री वाला है, अगर ज्यादा बिल्कुल। जाना तो प्रीमियम में आओ। नहीं इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद लाइव ट्रेनिंग देता हूँ। सही जी। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं फ्री में है, जब वो थोड़ा सा आगे बच्चा पूछता है कि आगे किधर जाना नहीं है, इस वो तरह तो नहीं, आ जाओ, मैंने इधर तो आ जाओ। कंसल्टेशन फीस भी नहीं रखी। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं तो बकायदा उसे कहता हूँ कॉल कर लो यार, जो भी मसले आ रहे हैं। मेरा इसलिए कम कमाता हूँ। बल्कि आपके जो अकेडमी है उसमें वाकई आप कुछ लर्न करने के लिए चीज़ें बिल्कुल। बच्चों को देते हैं। सही है। और उसके अलावा ये जो आप इवेंट के ऊपर बात कर रहा था, आप अक्सर बोलते हैं, तो फिर आपने कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठाया कि ये थोड़ा सा ट्रेंड मुझे भी फिर इवेंट कराना पड़ेगा ना। जाहिर बात आप इवेंट करवाएं, लेकिन बच्चों बताएं ना, या तो उनको लेकिन- गलत साबित करें। अब मेरी बात सुने, आपके लिए सबसे मेजर सोर्स इस वक्त यूट्यूब है। आपने कोई स्किल सीखनी है, स्टार्ट लेना है, कुछ नहीं पता, अवेयरनेस भी नहीं है, यूट्यूब पे जाएं। पैसे कैसे कमाने हैं आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप कोई 10 लोग छोड़ के ज्ञान वाले बंदे से पूछ लें, जाते हुए पूछ लें यार मैंने कुछ ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, वो आपको बता देगा। कोई ना कोई चैनल तो इतना उसके ज़हन पे हो गई, ठीक है। तो ये यूट्यूब से स्टार्ट लें। हाँ, अगर नहीं समझ आ रहा है, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो किसी बंदे को पाए के बंदे से मेंटरशिप ले, ठीक है। वो पहले उसको छिल पुट दे, इतनी फीस ले उससे, ठीक है ना, ताकि वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहे मैंने फीस दे के पढ़ा, और वो बंदे के पुत्र की तरह पढ़े। ये टके की फीसें भी ये भी ठग रहे हैं। मैं एक अकेडमी को जानता हूँ जहाँ पे उन्होंने क्लेम किया हम 6 सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, तो मैं चला गया वहाँ पे मास्क पहन के चला, क्योंकि चैनल है मेरा तो अक्सर डिज़ाइन पढ़ाने वाले कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो मैं चला गया मास्क पहन के गया और मैंने पूछा, मैंने कहा ये मुझे बताया। वो कहते जी हम 2 माह में ही सारा कुछ कवर करवा देंगे। मैंने यही सोचा, मैं कहा अब हर हफ्ते 5 क्लासेस होंगी, कहते हर हफ्ते 2 क्लासेस होंगी, ठीक है जी, 3 घंटे की क्लास होगी। इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इनपेज, फ्रीलांसिंग, ये हम सारा कुछ सिखाएंगे आपको। सही। मैं 2 माह में इलिस्ट्रेटर सिखाता हूँ, वो भी अवेयरनेस और चीज़ें बनाना, ठीक है, ये वाली चीज़ें। मतलब इस पे काम करने की जरूरत है कि जो बिजनेस academies बनाया वगैरह ना, वो बिल्कुल बिजनेस अपना टैगलाइन तो ये बना देती है कि हम सिखा देंगे 2 मंथ के अंदर, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सॉफ्टवेयर को लर्न करना। इवेंट्स का जो मेन गोल होना चाहिए, आपने लोगों को मोटिवेट करना है बाय नॉट टेलिंग द स्टोरीज। स्टोरीज, आप स्टोरीज ना उनको लोगों को सुनाएं, वो स्टोरी सुन ली है, बहुत ज़्यादा सुन ली, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी कितनी दफ़ा जाके सुनाऊँ, वही स्टोरी आम हुई पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। एक इवेंट के ऊपर फिर दूसरे इवेंट बुलाया, दूसरे इवेंट पे तीसरे चौथे, ये उनको दिख ही मैं रहा हूँ। आप कुछ और करें, आप बूट कैंप्स लगाएं, आप ट्रेनिंग सेंटर्स खोल लें, ठीक है। पैसे तो आपके लगने हैं, ठीक है ना। मतलब आपने बड़े आइकन्स बुलाने हैं, बुलाएं, उनसे ट्रेनिंग लें। स्टेज के पे 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे की हमें नहीं चाहिए स्पीच, हमें बोलने। उनके चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब चैनल, जिसको भी बुलाते हैं सबका यूट्यूब चैनल है, मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं, जितने भी ये मोटिवेटर्स को बुलाते हैं। तो क्यों ना उनसे आधे आधे घंटे की, पौने घंटे की उनकी ट्रेनिंग करवाएं, वर्कशॉप कुछ करवाएं। लोग ऐसे हैं वो स्क्रीनशॉट दिखाकर या वो अपना कहते हैं कि जी मेरा कोर्स बहुत लेवल का है, ये जो मर्जी करें, उनको बुलाएं उनको। आपका ये होना चाहिए कि पीछे अपनी हिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ प्रोफाइल हिस्ट्री होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई क्लेम कर रहा है उसको बुलाएं, उनका हाँ भाई यहाँ पे पढ़ा, बाकायदा उसका रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो रिकॉर्डिंग पब्लिक पे जानी चाहिए, उनका पता सारा नला निकल के बाहर आ जाएगा कि ये किस लेवल का बंदा है। इवेंट्स ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए कि जी आए हैं जी, मैं नाम नहीं, किसी भी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे नाम ज़हन में आ रहे हैं, ठीक है। मैं जी छोटा बच्चा था, गरीब काम खराब हो जाना। दे आर ऑल इन माय फ्रेंड लिस्ट। चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ये कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आपके बारे में। अगर आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो कभी आप डिज़ाइनिंग के बेस के ऊपर, आपकी स्किल की एबिलिटी की बेस के ऊपर आप कभी आप शादी के ऑफर हुई हो कहीं से?
हुई, कई दफ़ा हुई। कई दफ़ा हुई है? तो आपने एक्सेप्ट नहीं की कोई? नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ इसलिए नहीं, मैंने पढ़ाने का मिजाज थे आप? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मैंने उनको सबसे पहला लेक्चर में ये होता है कि मैरिड हूँ। हाँ, ये एक ट्रिक होती है ना, क्या इसमें ट्रिक होती है ना, किस चीज़ की ट्रिक होती है? बंदे को बोलो ओके कर दे कि मैं मैरिड हूँ लेकिन दिल में जगह नहीं नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, नो स्लॉट अवेलेबल। ये 4 की जांच तो है ना, तो कभी आपने सोचा भी नहीं कभी कभी नहीं सोचा। डिजाइनिंग की बेस पे मुझे मिली है तो स्किल ने मुझे फायदा दिया है? नहीं, कोई भी नहीं। को दिल में कभी कोई नहीं, उसकी एक रीज़न है, वो जो हमारा यंग टैलेंट है ना, वो इमोशनल हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि हमारी मजबूरी बनती है कि हमने ना अपने अर्निंग्स दिखानी होती हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो उसमें से कोई बंदा कनेक्शन बना ले, अपना इमोशनल कनेक्ट हो जाए या वो देख के पसंद करने लग जाए, तो वो गलत बात है। माशाल्लाह यंग तो आप भी अभी हैं। जी जी। मेरे ख्याल है ऑफर्स आपको कभी भी दिल में ऐसा नहीं है कि यार दूसरी कर लूँ, जाना बिल्कुल नहीं है, तो इतना बड़ा डिजाइनर हूँ मैं। नहीं, ये जिनकी हुई है उनसे पूछे कितने केड़े भाव एक दी सही। और उसके अलावा आप ये लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, जो एक पैगाम देना अपने यूथ को कि आपकी नज़र में जो नई नस्ल है, जनरेशन है, उनको भी ये फ्रीलांसिंग के अंदर किस चीज़ पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए? अगर डिज़ाइनिंग है, एसईओ है और कोई ई कॉमर्स है, लोकल ई कॉमर्स, किसी भी स्किल में, तो इसमें वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें फ्यूचर के लिए? सेलिंग पे। और कुछ क्लाइंट टिप्स दे दे क्लाइंट हंटिंग की, जो जनरेशन अभी डिज़ाइनिंग के अंदर है, तो क्लाइंट हंट कैसे करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो डिज़ाइनिंग के अंदर अभी चल रहा है, फेवर पे भी। इसका एक ही फार्मूला है, आजकल सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है वो दिखेगा तो बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। स्टार्ट से ही ऐसा ही हमें आज समझ आई है, मुझे स्पेशली 2017-18 के बाद समझ आई, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया और आई थिंक 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने लोगोस की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। मुझे वहाँ से कस्टमर ज़्यादा आता है, लोकल कस्टमर मेरा चैनल के थ्रू ज़्यादा आता है कि जी आपकी फ़लानी वीडियो देखी थी, नंबर आपका चैनल से लिया है, आपकी वेबसाइट से लिया है और हमें ये लोगो चाहिए। तो जब मेरी काम दिखना शुरू हुआ ना, तब मेरा लोकल क्लाइंट बढ़ा है। और ऑनलाइन भी यही सीन बना है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन के ऊपर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा आपकी विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग इस वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्लाइंट ग्रैब करने के लिए, चाहे लोकल है चाहे इंटरनेशनल, वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लेंगे मेरे वाला हाल होगा, कभी क्लाइंट आ गया कभी नहीं आ गया वाला सीन। सही। अगर आप कुछ लोग जो आपसे सीखना चाह रहे हो तो आपका कौन सा सोर्स है जहाँ से? मेरा चैनल है डिज़ाइन एकेडमी, डिज़ाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो अभी आपका फोकस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर है या लोकल क्लाइंट्स? मेरा तो अभी क्लाइंट्स के ऊपर फोकस नहीं है। और अपनी ब्रांडिंग पे आप कितना काम कर रहे हैं? मेरी अभी सिर्फ आई गॉट सिक, 6-7 माह से बीमार हूँ मैं तकरीबन, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग वैसे हुआ और इसके बाद अभी इंशाल्लाह चैनल को दोबारा बूस्ट करेंगे, कंटेंट बहुत सारा आ रहा है, तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ही फोकस है ज़्यादा। उसके बाद फिर हम करेंगे, एजेंसी फॉर्म करूँगा दोबारा। कुछ आप अब हेल्थ के बारे में बता दें, जो फ्रीलांसर है इनको अपने हेल्थ के ऊपर कितना फोकस रखना चाहिए? वॉक करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में वॉक निकाली, सबसे पहले गई, हेल्थ ख़राब हो गई। सही। ये वाला सीन, डायबिटिक हो गया। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। ये थे अरसलान अली भाई, हमारे साथ आज डिज़ाइनिंग की फील्ड के माहिर हैं, सुपर हीरो हैं और ये डॉलर्स में खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मिलकर इनसे। और ये बताते नहीं हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो कि हम इनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन आज इन्होंने वो सच यहाँ पर बोला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे, तब तक रखिए ख्याल और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल शुगल्स को। अल्लाह हाफिज़।